हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स हब। तो अब गाइस आज हम लोग 18th सेंचुरी की एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएम्स में से एक पोएम एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे कि एक ब्रिटिश राइटर थॉमस ग्रे के द्वारा इसे लिखा गया है। और इस पोएम को इसे परफेक्ट पोएम ऑफ द एज या फिर द पोएम ऑफ पोएम्स के टाइटल से भी रेफर किया जाता है। और इसके अलावा ये पोएम इतनी लंबी है, यानी 128 लाइंस की ये पोएम इतनी लंबी है कि इसे एक वीडियो में डिस्कस कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए हम इसे दो वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को डायरेक्टली शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या बातें बता देना चाहता हूँ, ताकि आगे चलकर आप लोगों को इस पोएम में कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन ना हो और ये पोएम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सो नाउ इस टॉपिक का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि इस वर्क को इसे ईयर 1742 से लेकर इसे ईयर 1750 के बीच लिखा गया, और फिर एक साल के बाद यानी ईयर 1751 में जाकर इस पोएम को पब्लिश किया गया। फिर इस टॉपिक का दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये पोएम कई सारे डिफरेंट थीम से डील करता है, जैसे कि पॉवर्टी यानी गरीबी, ट्रांजिटोरीनेस ऑफ ऑल ह्यूमन जॉयज एंड ग्लोरीज यानी हमारा जो ये जीवन है तो उसकी खुशियाँ या जॉयज जो कि काफ़ी थोड़े समय के लिए हैं, और लास्टली मृत्यु या डेथ के थीम से ये पोएम डील करता है। अब बात कर ले इस पोएम के जॉनर की, तो ये पोएम एक्चुअली एक एलिजी है। एलिजी यानी एक ऐसे टाइप की पोएम जो कि डेथ के सब्जेक्ट से डील करता है या किसी के मृत्यु पर लिखा गया हो, शोक मनाने के लिए या मौन करने के लिए। और इस पोएम को थॉमस ग्रे ने अपने एक फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट के डेथ के बाद या उनके मृत्यु के बाद उन्होंने इस पोएम को लिखा था। बट इस पोएम में उन्होंने कहीं पर भी अपने उस फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट के बारे में डायरेक्टली इस पोएम में नहीं बात किया है, बल्कि उन्होंने गांव के उन कॉमन मैन या आम लोगों के बारे में बात किया है, जहां पर उनका ये कहना है कि डेथ या मृत्यु एक इनएविटेबल इवेंट है जो कि हर हाल में वो सभी की ज़िंदगी में एक दिन ज़रूर आएगा। चाहे वो कितना ही रिच, पावरफुल या पैसे वाला क्यों ना हो, या कितना ही गरीब और अच्छा इंसान क्यों ना हो, हर इंसान के जीवन में एक दिन मृत्यु ज़रूर आएगी। और इस मृत्यु या डेथ के आने के साथ ही साथ वो एक इंसान के लाइफ में उसने जितने भी जो एफर्ट्स किए होते हैं, जो स्ट्रगल किया होता है सक्सेस को हासिल करने के लिए, तो वो सभी एफर्ट्स या स्ट्रगल भी उसके डेथ के साथ ही ख़त्म हो जाता है। और फाइनली रही बात इस टॉपिक के थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट की या इसके सेटिंग और इसके स्ट्रक्चर की, तो देखिए पोएम एक्चुअली दो वर्जन्स में पब्लिश किए गए थे। यानी इसका जो पहला वर्जन था तो उसमें इसका नाम स्टैंजास रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड रखा गया था, जिसमें कि 132 लाइंस लिखे गए थे विच कंसिस्टेड ऑफ अराउंड 33 स्टैंजास। बट फिर बाद में जब इस पोएम का एक रिवाइज वर्जन पब्लिश हुआ तो उसमें फिर 128 लाइन्स ही लिखे गए थे विच कंसिस्टेड ऑफ अराउंड 32 स्टैंजास ऑफ 4 लाइन्स विद एन एपिटाफ इन द कंक्लूडिंग पोर्शन। और रही बात इस पोएम के सेटिंग की, तो इस कंप्लीट पोएम को इससे इंग्लैंड के एक विलेज जिसका नाम स्टॉक पोजेस था, तो उस स्टॉक पोजेस नाम के विलेज के चर्च यार्ड में यानी उस चर्च के आसपास किसी कब्रिस्तान में इस कंप्लीट पोएम को सेट किया गया है। तो चलिए अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस पोएम से रिलेटेड काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा पोएम है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, इससे हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके फर्स्ट टू स्टैंजास की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि The curfew tolls the knell of parting day, the lowing herd winds slowly over the lea, the ploughman homewards plods his weary way, and leaves the world to darkness and to me. Now fades the glimmering landscape on the side, and all the air a solemn stillness holds, save where the beetle wheels his droning flight, and drowsy tinklings lull the distant folds. तो इन लाइंस में कर्फ्यू टॉल्स का मतलब है रिंगिंग ऑफ द चर्च बेल, यानी शाम के समय चर्च में जो घंटी बजाई जाती है या बेल बजाया जाता है वो। फिर नेल ऑफ द पार्टिंग डे का मतलब है डिक्लेरेशन ऑफ द डेज एंड, यानी वो चर्च की घंटी जो है तो जो कि शाम के समय बजाई जाती है तो वो ये डिक्लेयर करता है या घोषणा करता है कि दिन अब ख़त्म हो चुका है। फिर लोइंग हर्ड का मतलब है काऊ या गाय लोग जो अक्सर डीप आवाज़ें निकालते हैं या मोइंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो। फिर ओवर द ली का मतलब है ओवर द ग्रास लैंड या घास के मैदान पर। फिर प्लाउमैन का मतलब है किसान या फार्मर्स।
फिर प्लॉट्स हिज वियरी वे का मतलब है थक हार कर धीरे धीरे करके वापस अपनी घर की ओर लौटना। फिर फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप का मतलब है शाम के समय वो चमचमाता दृश्य या व्यू जो कि फेड होने लगा है और वो अब रात के अंधेरे के साथ मिक्स होने लगा है या घुलने लगा है। फिर सोलम स्टिलनेस का मतलब है शाम और रात के बीच का वो समय जब एटमॉस्फेयर में एक गहरी शांति सी छा जाती है, तो उस समय को सोलम स्टिलनेस कहा गया है। फिर बीटल का मतलब है एक तरह का ब्लैक कलर का इंसेक्ट, जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं। फिर व्हील्स हिज ड्रोनिंग फ्लाइट का मतलब है वो बीटल नाम का इंसेक्ट जो है, तो वो हवा में गोल गोल सर्कुलर मोशन में घूम घूम कर वो एक तरह से हमिंग साउंड को प्रोड्यूस करता है। फिर ड्राउसी टिंकलिंग्स का मतलब है दूर कहीं से थोड़ी थोड़ी देर बाद उन घंटियों की आवाज़ें सुनाई देना जो कि उन शीप्स के या उन भेड़ों के गले में बंधे होते हैं। और लास्टली डिस्टेंट फोल्ड्स का मतलब है वो जगह जहाँ पर शीप्स या भेड़ों को रात के समय बांधा जाता है या रखा जाता है। तो गाइस इसके फर्स्ट स्टांजा में पोएट हमसे ये कहते हैं दैट शाम के समय जब चर्च में घंटी बजती है या बेल रिंग होता है, तो उस बेल के रिंग होने से सभी लोगों को ये सिग्नल मिल जाता है या ये घोषणा सी हो जाती है कि दिन अब खत्म हो चुका है। जिसके बाद फिर सभी जो कैटल या गाय वगैरह होते हैं, तो वो भी खेतों से या घास के मैदानों से वो अपने डीप मॉर्निंग साउंड को प्रोड्यूस करते हुए या आवाज़ों को निकालते हुए वापस अपने घर की ओर लौटने लगते हैं। और फिर जितने भी जो किसान लोग होते हैं, तो वो भी फिर पूरे दिन के मेहनत के बाद वो जब थक जाते हैं, तो थक हार कर वो वापस धीरे धीरे करके वो अपने घर की ओर लौटने लगते हैं। और जैसे जैसे फिर सूरज ढलने लगता है और रात होने लगती है, तो वैसे वैसे फिर चारों तरफ अंधेरा सा छाने लगता है और फिर पूरी दुनिया अंधेरे में ढकने लगती है। एंड देन पोएट स्टार्ट्स फीलिंग लोनली। फिर इसके सेकंड स्टांजा में पोएट हमसे ये कहते हैं कि शाम के उस समय में या सनसेट के उस टाइम पे पोएट जब अपने चारों ओर थोड़ा नज़र घुमाते हैं, तो वो ये देखते हैं कि चारों तरफ एक चमचमाता सा दृश्य होता है, एक ग्लिमरिंग सा व्यू होता है। बट इसके साथ ही पोएट ये भी नोटिस करते हैं कि समय के साथ यानी जैसे जैसे सूरज डूब रहा होता है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है, तो वैसे वैसे वो चमकता हुआ जो दृश्य सीनरी या लैंडस्केप होता है, तो वो भी फिर फेड होने लगता है और चारों तरफ फिर जो वातावरण में या एटमॉस्फेयर में एक गहरी सी शांति या एक सन्नाटा सा छा जाता है। बस कुछ बीटल्स नाम के इंसेक्ट्स को छोड़कर जो कि हवा में गोल गोल चक्कर लगाकर वो एक तरह से हमिंग साउंड को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और इसके अलावा दूर कहीं से भेड़ों के गले में जो घंटी बंधी होती है, तो उस घंटी के खनखनाने की थोड़ी थोड़ी देर बाद आवाज़ें आती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो घंटियों की जो आवाज़ है, तो वो किसी गहरी नींद में सुला देने वाली कोई म्यूज़िक है। फिर इसके अगले दो स्टैंजाज में पोएट ये लिखते हैं, Saved that from yonder ivy mantled tower, the moping owl does to the moon complain of such as wandering near her secret bower molest her ancient solitary reign. Beneath those rugged elm that yew trees shade, where heaps the turf in many mouldering heap, each in his narrow shell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. तो इन लाइंस में सेव दैट का मतलब है एक्सेप्ट दैट और अपार्ट फ्रॉम दैट। फिर यॉन्डर आइवी मैंटल टावर का मतलब है कि उस कब्रिस्तान से थोड़े दूर पर जो चर्च होता है, तो उस चर्च के ऊपरी वाले हिस्से को जिसे कि स्टीपल या टावर कहा जाता है, तो उस चर्च का ऊपरी वाला हिस्सा आइवी नाम के एक पेड़ से या आइवी नाम के एक लताओं से पूरा ढका होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। फिर मॉपिंग आउल का मतलब है सैड सा या डिप्रेस सा आउल या उल्लू। फिर सीक्रेट बावर का मतलब है सीक्रेट हाउस, नेस्ट और लिविंग प्लेस। फिर मोलेस्ट का मतलब है टू डिस्टर्ब या परेशान करना। फिर बीनीथ दोस रग्ड एल्म का मतलब है उन खुरदुरे से या उन रफ से एल्म नाम के पेड़ों के नीचे। तो एल्म ट्रीज बहुत ही विशाल या बड़े बड़े टहनियों वाले, लंबे लंबे टहनियों वाले होते हैं। फिर यू ट्रीज शेड का मतलब है यू नाम के पेड़ के छांव के नीचे।
फिर वेयर हीप्स द टर्फ इन अ मेनी मोल्डरिंग हीप का मतलब है कि ज़मीन के नीचे जो लोगों के कब्र दफनाए गए होते हैं, तो उन कब्र को मार्बल से ना बनाए जाने की वजह से वो जो कब्र थे तो वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर उभर गए होते हैं, ऊपर उठ गए होते हैं और वो ज़मीन के मिट्टी के साथ ही मिक्स हो गए होते हैं। और जिसके बाद फिर जब घास थोड़े बड़े हो गए, यानी जो ज़मीन में जो घास होते हैं वो जब थोड़े बड़े हो गए तो वो उस कब्र को ऊपर से ही ढक देती है, जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं। फिर नैरो सेल का मतलब है छोटे छोटे कब्र जिसमें कि गांव के गुजर गए लोग सदा सदा के लिए सो गए हैं। फिर रूड फोरफादर्स का मतलब है गांव के पुराने सीधे साधे लोग। और लास्टली हैमलेट जो यहाँ पर वर्ड है, तो ये एक छोटे से गांव का नाम है जिसके फाउंडर्स वो पुराने लोग थे जो कि अब सदा सदा के लिए इस कब्र में सो गए हैं। तो गाइस, जैसा कि इसके सेकंड स्टैंजा में हम लोगों ने ये देखा कि वो पूरा जो वहाँ पर एटमॉस्फेयर था तो वो बिल्कुल शांत सा हो गया था, सिवाय उस बीटल के हमिंग साउंड को छोड़कर और उन शीप्स के या उन भेड़ों के गले में बंधे उन घंटियों की आवाज़ को छोड़कर। बट अब इस थर्ड स्टैंजा में पोएट यहाँ पर एक और चीज़ की बात करते हैं कि पूरा जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पर तो वो बिल्कुल शांत होता है। बट उस कब्रिस्तान से थोड़े दूर पर जो चर्च होता है तो उस चर्च के एकदम ऊपरी वाले हिस्से में, जिसे कि स्टीपल या टावर कहा जाता है, तो चर्च का वो हिस्सा आइवी नाम के एक पेड़ से या आइवी नाम के एक लताओं से बिल्कुल ढका होता है। और उस टावर के अंदर ही एक सैड सा या एक डिप्रेस सा आउल बैठा होता है, एक उल्लू बैठा होता है, जो कि चांद से या मून से ये कंप्लेन कर रहा होता है कि उसके इतने लंबे समय से यहाँ राज कर रहे इस शांत से एरिया में कोई चीज़ आकर, यानी कोई पक्षी या कोई इंसेक्ट आकर वो उसे डिस्टर्ब कर रहा है। और वो उसके घोंसले के पास आकर या उसके सीक्रेट वाले टावर के घर के पास आकर कोई भटक रहा है, यानी कोई चीज़ उसे आकर डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये चीज़ वो आउल जो है वो कंप्लेन कर रहा है मून से। फिर इसके फोर्थ स्टांजा में पोएट ये कहते हैं कि उस चर्चयार्ड में या उस कब्रिस्तान में एल्म नाम के और यू नाम के कुछ बड़े बड़े से विशाल और खुरदरे पेड़ होते हैं। तो उन एल्म और यू नाम के पेड़ों के नीचे ही, यानी उनके छाँव के नीचे ही बहुत से छोटे छोटे कब्र होते हैं, पुराने सीधे साधे गुजर गए गांव वालों के कब्र होते हैं, जो कि ज़मीन के साथ ही बिल्कुल मिक्स हो गए होते हैं, एक ढेर से बन गए होते हैं और उसके ऊपर घास उग गई होती है। क्योंकि वो जो कब्र बनाए गए होते हैं तो उसे बिना मार्बल के इस्तेमाल से बनाया गया होता है, यानी उसमें मार्बल का इस्तेमाल नहीं किया होता है उस कब्र को बनाने में, जिसकी वजह से उनके जो कब्र थे तो वो अब समय के साथ नष्ट हो गए थे। और वही पुराने लोग जो सिंपल लोग थे जो अब गुजर गए हैं, तो वही लोग उस छोटे से विलेज के फाउंडर थे जो कि अब सदा सदा के लिए उस कब्र में सो गए थे। फिर इसके अगले दो स्टैंजाज में पोएट ये लिखते हैं, The breezy call of incense-breathing morn, the swallow twittering from the straw-billed shed, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. For them no more the blazing heart shall burn, or busy housewives ply her evening care, no children run to lisp their sire's return, or climb his knees the envied kiss to share. तो इन लाइंस में ब्रीजी कॉल का मतलब है तेज़ हवाएं चलने से जो आवाज़ें आती है वो। फिर इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न का मतलब है उन तेज़ हवाओं के साथ ही जो फूलों की मीठी खुशबू या महक आती है वो। फिर स्वॉलो ट्विटरिंग का मतलब है चिड़ियों का चहकना। फिर कॉक्स श्रिल क्लैरियन का मतलब है मुर्गे का सुबह सुबह ज़ोरदार बांग देना। फिर एकोइंग हॉर्न का मतलब है शिकारियों के पास जो हॉर्न होता है या फिर जो भोपू होता है जिससे कि वो शिकार करते वक्त यूज़ करते हैं, बजाते हैं वो। फिर ब्लेजिंग हार्ट का मतलब है घर में जो फायरप्लेस होता है या फिर जो चिमनी वाला एरिया होता है जो कि काफ़ी ब्राइटली बर्न करता है वो। फिर प्लाई हर इवनिंग केयर का मतलब है परफॉर्म हर इवनिंग ड्यूटीज़, यानी शाम के समय जो एक हाउसवाइफ के काम काज होते हैं वो। फिर लिस्प देयर सायर्स रिटर्न का मतलब है कि पिता के घर वापस लौटने पर बच्चों का उन्हें चाइल्डिश मैनर में वेलकम करना। और लास्टली एनवेट किस का मतलब है कि बच्चों के मन में ये ख्वाहिश होना कि वो सबसे पहले अपने पिता के द्वारा किस को रिसीव करे, ना कि उनके दूसरे भाई बहन।
तो गाइस अब इस फिफ्थ स्टांजा में पोएट हमसे ये कहते हैं कि उन गांव के वो सीधे साधे लोग जो कि अब उस कब्र में लेटे हुए हैं, तो उन्हें अब कोई भी आवाज़ दोबारा से जगा नहीं सकती है। उन्हें ना तो वो सुबह की वो तेज चलती हवाओं की आवाज़ जगा सकती है जो कि अपने साथ उन खुशबूदार फूलों की महक को लेकर आती है, और ना ही उन्हें चिड़ियों की वो चहकने की आवाज़ जगा सकती है जो कि अपने घोंसले में बैठकर वो ट्विटर करती रहती हैं या चहकती रहती हैं। उन्हें ना तो मुर्गे की वो बांग जगा सकती है, और ना ही उन्हें शिकारियों के हॉर्न की आवाज़ या भोंपू की आवाज़ जगा सकती है, क्योंकि वो गांव के सिंपल रस्टिक लोग अब दोबारा कभी नहीं उठेंगे, क्योंकि वो सदा सदा के लिए मृत्यु के शैया पर या डेथ बेड पर सो गए हैं, या वो अपने कब्र में लेटे हुए हैं। फिर इसके सिक्स स्टैंजा में पोएट हमसे ये कहते हैं कि जिन लोगों की अब मृत्यु हो चुकी है या जो लोग अब गुजर गए हैं, तो वो लोग अब अपने परिवार के साथ वो उन छोटे छोटे खुशियों को या डोमेस्टिक हैप्पीनेस को वो और इन्जॉय नहीं कर सकते। जैसे कि अब उनके घर में वो फायरप्लेस या वो चिमनी अब उतना तेज़ी से और नहीं जलेगा, क्योंकि वो अब जा चुके हैं। फिर ना ही उनकी वाइफ्स या उनकी बीवियाँ अब शाम के कामों में और बिज़ी रहेंगी, उनके स्वागत करने में या उनके वेलकम करने में, जब वो अपने काम से थक हार कर घर वापस लौटे थे शाम के समय। और ना ही अब उनके बच्चे उनके घर वापस आने पर वो उन्हें चाइल्डिश मैनर में उन्हें ग्रीट करेंगे या वेलकम करेंगे, और ना ही उनके बच्चे अब आपस में इस चीज़ के लिए compete करेंगे कि कौन सबसे पहले उनके पिता के पैरों से चढ़कर वो उनके गोद में जाएंगे, और कौन सबसे पहले उनका प्यार भरा किस को रिसीव करेंगे। तो ये सब चीज़ें अब और नहीं होंगी, क्योंकि वो पास्ट जनरेशन के लोग अब गुजर गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है। फिर इसके अगले दो स्टैंजाज में पोएट ये लिखते हैं, often did the harvest to their sickle yield, their furrow often their stubborn glebe has broke, how jocund did they drive their team afield, how bowed the woods beneath their sturdy stroke. Let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure, nor grandeur hear with a disdainful smile the short and simple annals of the poor. तो इन लाइंस में सिकल का मतलब है एक तरह का क्रॉप हार्वेस्टिंग टूल या एक फसल काटने वाला कोई औजार, जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं। फिर फरो का मतलब है हल से ज़मीन की खुदाई करना। फिर स्टबन ग्लिप का मतलब है बहुत ही सख्त ज़मीन या हार्ड सरफेस वाला लैंड। फिर जोकेंड का मतलब है मेरिली और चीयरफुली यानी हंसी खुशी। फिर स्टर्डी स्ट्रोक का मतलब है पावरफुल स्ट्रोक यानी ज़बरदस्त प्रहार से। फिर यूज़फुल टॉयल का मतलब है यूज़फुल वर्क और लेबर्स ऑफ द फार्मर्स यानी किसान व्यक्ति का साधारण सा मेहनत वाला काम। फिर डेस्टिनी ऑब्सक्योर का मतलब है दैट दे लिव एन अननोन लाइफ, यानी वो किसान लोग दिन रात इतनी मेहनत करने के बाद भी वो बिना किसी सम्मान के, बिना किसी ऑनर के, वो ऐसे ही अननोन अनसीन उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर डिसडेनफुल स्माइल का मतलब है अपने सुपीरियर पर्सनालिटी के घमंड में आकर हमें किसी सिंपल आदमी के या किसी गरीब व्यक्ति का हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और एनल्स ऑफ द पुअर का मतलब है रिकॉर्ड, हिस्ट्री और बायोग्राफी ऑफ द पुअर पीपल। तो अब गाइस इसके सेवेंथ स्टांजा में पोएट अब हमें उन पुराने समय के लोगों के बारे में या उन विलेजर्स के लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं जब वो लोग जिंदा थे। तो अब जब वो पुराने समय के लोग जिंदा थे, तो वो लोग अक्सर वो प्रॉपर सीजन में वो अपने क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया करते थे। फिर अक्सर वो लोग सख्त सतह वाली ज़मीन को या हार्ड सरफेस वाले लैंड को वो प्लाव किया करते थे या उसकी खुदाई किया करते थे। फिर इसके अलावा वो लोग काफ़ी हंसी खुशी या चीयरफुली वो अपने घोड़ों को या अपने बैलों के टीम को यूज़ करके वो उसे अपने फील्ड को प्लाव करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। और प्लस वो लोग अपने पावरफुल स्ट्रोक से या अपने ज़बरदस्त प्रहार से वो जंगल के पेड़ों को भी काट गिराया करते थे जहाँ पर उन्हें खेती करनी होती थी। इसके एट्थ स्टांजा में पोएट हमसे ये कहते हैं कि एम्बिशियस लोगों को, यानी जिनके मन में बहुत बड़े बड़े एम्बिशियस सपने हैं, तो वैसे लोगों को अपने एम्बिशियस नेचर की वजह से उन्हें सिंपल लोगों के हार्डवर्क को, उनके हम्बल लेबर को, उनके सिंपल जॉय और उनके हैप्पीनेस को, उनके साधारण से और उनके अननोन लाइफ को हमें मॉक नहीं करना चाहिए, हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें अपने पर्सनालिटी के सुपीरियर फीलिंग की वजह से हमें उन सिंपल या गरीब लोगों के ज़िंदगी का या उनके शॉर्ट लाइफ का हमें हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि उस सिंपल लाइफ का भी अपना एक सिग्निफिकेंस है, अपना एक इम्पॉर्टेंस है। फिर इसके अगले दो स्टांजाज में पोएट ये लिखते हैं,
The boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour. The paths of glory leads but to the grave. Nor you, ye proud, impute to this the fault, if memory over their tomb no trophies raise, where through the long drawn aisles and fretted vault the pealing anthem swells the note of praise. तो इन लाइंस में द बोस्ट ऑफ हेराल्डिंग का मतलब है कि रिच फैमिली में अमीर ख़ानदान में जन्म लेने की वजह से अपने नोबल बर्थ पे घमंड करना। फिर द पॉम्प ऑफ पावर का मतलब है वो लोग जो कि सोसाइटी में एक ऊंचे पोजीशन को होल्ड करते हैं और वो अपने पावर को या अपने अथॉरिटी को डिस्प्ले करते हैं। फिर नॉर यू, ये प्राउड का मतलब है एंड यू प्राउड पीपल, यानी पोएट यहाँ पर उन रिच अमीर या घमंडी लोगों को रेफर कर रहे हैं। फिर इम्प्यूट टू दिस फॉल्ट का मतलब है कि अमीर लोगों को उन्हें उन पुअर फार्मर्स को इस बात के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए कि वो पुअर फार्मर्स अपने लाइफ में फेमस नहीं हो पाए या नाम नहीं कमा सके। फिर टॉम नो ट्रॉफीज रेस का मतलब है कि उनके ग्रेव पर या कब्र पे कोई मार्बल के बने मोन्यूमेंट्स या मेमोरियल्स नहीं रखे हुए थे। फिर लॉन्ग ड्रॉन आयल का मतलब है चर्च के बगल में जो लंबे लंबे कॉरिडोर होते हैं वो। फिर फ्रेटेड वॉल्ट का मतलब है उन लंबे लंबे कॉरिडोर के ऊपर जो ब्यूटीफुली कार्व्ड सीलिंग होती है या फिर जो रूफ टॉप होता है उस कॉरिडोर के ऊपर वाले सतह पे वो। और लास्टली पीलिंग एंथम स्वेल्स का मतलब है कोई पीस ऑफ सेक्रेट म्यूजिक जो कि मॉर्नर्स या शोक मनाने वाले लोग उन गुजर गए लोगों की प्रेज में गा रहे होते हैं। तो गाइस इसके नाइन्थ स्टांजा में पोएट हमसे ये कहते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी जो अर्थली ग्लोरीज हैं, जो शान और शौकत हैं, तो वो सभी अर्थली ग्लोरीज एक दिन नष्ट हो जाएंगे और डेथ या मृत्यु उन्हें आकर तबाह कर देगी। यानी मृत्यु जो है तो वो किसी को नहीं बख्शता, चाहे वो कोई रिच फैमिली से अमीर ख़ानदान से हो या वो कोई बहुत ही पावरफुल और हाई पोजीशन वाला व्यक्ति हो। तो डेथ किसी को नहीं बख्शता है, चाहे वो कोई बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति हो जिसके पास बहुत सी खूबसूरत या ब्यूटीफुल गिफ्ट्स मौजूद हो या कोई बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति हो। मृत्यु एक दिन सभी के जीवन में आता है और वो एक इनएविटेबल रियलिटी है हमारे लाइफ का। और चाहे एक इंसान कितनी ही ग्लोरियस चीज़ों को क्यों ना हासिल कर ले, एक दिन अंत में जाकर वो सभी रास्ते, यानी वो ग्लोरियस रास्ते हो या कोई और रास्ता हो, तो सभी रास्ते मृत्यु तक ही जाकर मिल जाते हैं। फिर इसके 10th स्टांजा में पोएट अब उन स्वाभिमानी लोगों से या उन प्राउड लोगों से वो ये कहते हैं कि तुम घमंडी लोग, तुम उन गरीब किसानों को इस बात के लिए ब्लेम मत करो या उन्हें इस बात के लिए दोष मत दो कि वो अपने लाइफ में फेमस नहीं हो पाए, वो अपना नाम नहीं कमा पाए, जिसकी वजह से उनके कब्र पे कोई मॉन्यूमेंट नहीं बना और ना ही कोई मेमोरियल उनके याद में क्रिएट किए गए। तो क्या हो गया अगर उनके कब्र पे कोई इरेक्टेड या नक्काशी किए गए कोई मॉन्यूमेंट नहीं खड़े किए गए? तो क्या हो गया अगर उनके कब्र को चर्च के उन लंबे लंबे कॉरिडोर के साइड में उन्हें मार्बल से इरेक्टेड करके नहीं बनवाया गया? तो क्या हो गया अगर उनके मॉन्यूमेंट्स पर या मेमोरियल्स पर उनके लाइफ अचीवमेंट्स के बारे में मेंशन नहीं किया? तो क्या हो गया अगर उनके मृत्यु के शोक में, उनके प्रेज में या उनके सम्मान में कोई गाना गाने वाला नहीं था? तो इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं थी, वो लोग तो वैसे भी बहुत गरीब थे जो कि मार्बल के मॉन्यूमेंट्स को या मेमोरियल्स को बनवाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो क्या इसके लिए उन अमीर लोगों को, उन गरीब किसानों को ब्लेम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। फिर इसके अगले दो स्टैंजाज में पोएट ये लिखते हैं, Can storied urn or animated burst back to its mansion the fleeting breath? Can honor's voice provoke the silent dust, or flattery soothe the dull, cold ear of death? Perhaps in this neglected spot is laid some heart once pregnant with celestial fire. Hands that ruled the empire might have swayed, or waked to ecstasy the living lyre. तो इन लाइंस में स्टोरीड अर्न का मतलब है एक कलश या एक मटके जैसा कोई बर्तन जिसमें कि उन गुजर गए लोगों की कहानी उस पर नैरेट की गई हो या लिखी गई हो। फिर एनिमेटेड बस्ट का मतलब है एक स्टैचू या एक मूर्ति जो कि दिखने में बिल्कुल किसी जिंदा इंसान की तरह लगता हो। फिर मैंशन का मतलब है उनका बॉडी या शरीर। फिर कॉल का मतलब है टू रिस्टोर। फिर फ्लीटिंग ब्रेथ का मतलब है वो गुजर गए लोग जिनकी आत्मा या जिनकी सांसें अब उनके शरीर से निकल चुकी हैं।
फिर साइलेंट डस्ट का मतलब है वो गुजर गए लोग जो कि अब अपने कब्र में लेटे हुए हैं और उनकी शरीर अब धूल मिट्टी में बदल चुकी है। फिर फ्लैटरी का मतलब है किसी के प्रेज में या किसी के प्रशंसा में मीठी मीठी बातें कहना। फिर दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट का मतलब है वो कब्रिस्तान या वो चर्चर्ड वाला एरिया जहाँ पर वो पुअर फार्मर्स को दफनाया गया था, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते हैं और वो एक नेग्लेक्टेड स्पॉट है। फिर वंस प्रेग्नेंट विथ सेलेस्टियल फायर का मतलब है वंस फिल्ड विथ हेवनली इंस्पिरेशन। फिर रोड ऑफ एम्पायर का मतलब है दे कुड हैव रूल्ड एन एम्पायर। और लास्टली लिविंग लायर का मतलब है एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे कि एंशियंट टाइम्स में म्यूजिशियंस गाना गाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, और जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं। तो गाइस इसके 11th स्टांजा में पोएट हमसे ये कहते हैं कि उन गुजर गए लोगों के स्टोरीज को या उनके लाइफ के इवेंट्स को उन कलश पे या उन मटके जैसे बर्तनों में डिपिक्ट करने से या नरेट करने से या उन गुजर गए लोगों के स्टैचूज़ को या मूर्तियाँ बनवाकर क्या हम उनके प्राणों को उनके शरीर में वापस ले आ सकते हैं? नहीं। ऐसा करने से हम सिर्फ उनके मेमोरीज़ को कैप्चर कर सकते हैं, बट इस तरह से हम उनकी आत्मा को या उनकी सांसों को जो कि अब उनके शरीर से निकल चुका है तो उन्हें हम उनके शरीर में वापस से रिस्टोर नहीं कर सकते। और ना ही उस व्यक्ति के सम्मान में जो हम उन्हें ट्रिब्यूट देते हैं, जो हम उनके तारीफ में जो उनकी प्रशंसा करते हैं, कुछ मीठे शब्द कहते हैं, तो वो भी उन्हें दोबारा से ज़िंदा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके प्राण अब उनके शरीर से निकल चुके हैं और अब उनके कानों में वो आवाज़ सुनाई देने वाली नहीं है। फिर इसके 12th स्टांजा में पोएट हमसे ये कहते हैं कि इस चर्चयार्ड में, उस कब्रिस्तान में कुछ ऐसे भी लोग दफनाए गए होते हैं जिनके अंदर बहुत सारा काबिलियत होता है, बहुत सारा पोटेंशियल और एबिलिटीज़ था उनके अंदर, बट अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलने की वजह से वो कुछ सिग्निफिकेंट कर नहीं पाए, वो कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा कर नहीं पाए। वहाँ पर उस चर्चयार्ड में कुछ ऐसे भी लोग दफन किए गए थे जो कि किसी ग्रेट एम्पायर के रूलर या महान सम्राट बनने की क्षमता रखते थे या काबिलियत रखते थे। फिर कुछ ऐसे भी लोग वहाँ पर दफन किए गए थे जो कि ग्रेट म्यूजिशियंस बन सकते थे और जो कि वीणा या लायर नाम के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके वो क्लासिकल म्यूज़िक को दोबारा से ज़िंदा कर सकते थे और वो उसे एक नए हाइट पर पहुँचा सकते थे। फिर इसके अगले दो स्टैंजाज में पोएट ये लिखते हैं, but knowledge to their eyes, her ample page, rich with the spoils of time, did never unroll. Chill penury repressed their noble rage, and froze their genial currents of the soul. Full many a gem of purest ray serene, the dark unfathomed caves of ocean bear, full many a flower is born to blush unseen, and waste its sweetness on the desert air. तो इन लाइंस में बट नॉलेज टू देयर आइज़ का मतलब है कि उन गरीब लोगों को उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाया, उन्हें बुक्स पढ़ने को या देखने को नहीं मिला। फिर एम्पल पेजेस का मतलब है वॉल्यूमिनस बुक्स या मोटे मोटे पन्नों वाले किताबें। फिर रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ देयर टाइम का मतलब है हिस्ट्री की या कोई और सब्जेक्ट की मोटी मोटी किताबें जिसमें कि पूरे पुराने समय से लेकर आज के प्रेजेंट डेट तक का नॉलेज उसमें कैद हो या मौजूद हो। फिर चिल पेन्योरी का मतलब है कोल्ड पॉवर्टी या बहुत गरीबी में जीना। फिर नोबल रेज का मतलब है क्रिएटिव पावर या क्रिएटिव जीनियस। फिर फुल अमेनी जेम का मतलब है बहुत से कीमती पर्ल्स या गहने। फिर प्योरेस्ट रे सरीन का मतलब है एक्सेप्शनली ब्राइट और ब्यूटीफुल यानी बहुत ही चमकदार और खूबसूरत। और लास्टली डार्क अनफैथम्ड केव्स का मतलब है समुद्र के नीचे उसके अनंत गहराइयों में जो गुफाएं होती हैं वो। तो गाइस इसके 13 स्टांजा में पोएट हमसे ये कहते हैं कि वो पुअर फार्मर्स या वो गरीब किसान वो अपने लाइफ में उतना सक्सेसफुल इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि एक तो उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला, उन्हें एजुकेशन नहीं मिला, या कह ले दुनिया में जो बदलते समय के साथ जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो उन्हें उन मोटे मोटे किताबों में पढ़ने को नहीं मिला। और दूसरी वजह ये थी उनके फेमस या सक्सेसफुल ना होने की कि उनकी ज़िंदगी बहुत ही गरीबी में गुजरी, जिसकी वजह से उनके जो अंदर हाई टैलेंट्स थे, जो एबिलिटीज़ थी, वो बाहर नहीं आ पाए। उनके जो क्रिएटिव पावर्स थे, जो उनके अंदर का जो क्रिएटिव जीनियस था, तो वो उनके सिचुएशन की वजह से, वो उनके गरीबी की वजह से वो उनके अंदर ही दबकर रह गया।
फिर इसके 14th स्टांजा में पोएट हमसे ये कहते हैं कि ऐसे बहुत से कीमती जेम्स या हीरे मोती जो कि एक्सेप्शनली ब्राइट और ब्यूटीफुल या चमकदार और खूबसूरत होते हैं, तो ऐसे बहुत से हीरे मोती समुद्र के अनंत गहराइयों में जो गुफाएं होती हैं, तो वो वहीं पर दबे रह जाते हैं उन अंधेरी गुफाओं के भीतर। और इसके अलावा पोएट ये भी कहते हैं कि ऐसे बहुत से खूबसूरत फूल या ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो हैं, जो कि ऐसे सुनसान बंजर जगहों पर खिलते हैं जहाँ पर ना तो कोई उनकी ब्यूटी को प्रेस करने वाला है और ना ही कोई उनके खुशबूदार महक को या फ्रेगनेंस को स्मेल करने वाला है। वो यूं ही वेस्ट चले जाते हैं जैसे कि वो पुअर फार्मर्स या गरीब लोगों के टैलेंट्स और उनकी एबिलिटीज़। और अब इसके 15th और 16th स्टांजा में पोएट ये लिखते हैं, some village Hampden that with dauntless breast the little tyrant of his fields withstood, some mute inglorious Milton here may rest, some chrome guiltless of his country's blood. The applause of listening senates to command, the threats of pain and ruin to despise, to scatter plenty over a smiling land and read their history in a nation's eyes. तो इन लाइंस में हैम्पटन का मतलब है जॉन हैम्पटन, जो कि एक पॉलिटिशियन थे, एक देशभक्त थे, जिन्होंने लोगों के हक के लिए उन्होंने किंग चार्ल्स द वन के अथॉरिटी को रेजिस्ट किया था, उनके खिलाफ गए थे। फिर डॉन्टलेस ब्रेस्ट का मतलब है हैविंग अ फियरलेस हार्ट, यानी दिल से बिल्कुल निडर होना, बिल्कुल शेर की तरह। फिर लिटिल टारेंट का मतलब है गांव के कुछ छोटे मोटे ज़मींदार या लैंडलॉर्ड जो कि गरीब किसानों को परेशान करते हैं। फिर सम म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन का मतलब है गांव के कुछ गरीब लोग जो कि मिल्टन की तरह ही जीनियस थे, मिल्टन यानी जॉन मिल्टन की तरह जीनियस थे, बट वो अपने टैलेंट को इस्तेमाल नहीं कर पाए, उसे यूज़ नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन। फिर क्रोम गिल्टलेस का मतलब है कि कुछ गांव वाले ऑलिवर क्रोमवेल की तरह डिक्टेटर या तानाशाह बन सकते थे। फिर सेनेट का मतलब है रोम के पार्लियामेंट में जो सभा बैठती है, जो पॉलिटिकल असेंबलीज बैठते हैं वो। फिर कमांड का मतलब है टू गेन और विन समथिंग, यानी उन सभा में बैठे लोगों की वाहवाही लेना या उनसे तारीफ़ें जमा करना। और लास्टली स्माइलिंग लैंड का मतलब है एक हैप्पी प्रॉस्परस लैंड, यानी एक खुशहाल देश या ज़मीन। तो अब गाइस इसके 15th स्टांजा में पोएट हमसे ये कहते हैं कि वो पुअर विलेजर्स जो कि अब गुजर चुके हैं और जो कि वहाँ उस चर्चयार्ड के कब्र में लेटे हुए हैं, तो उन पुअर विलेजर्स में से ही कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके अंदर पॉलिटिशियन जॉन हैम्पटन की तरह फाइटिंग स्पिरिट था और जो कि बिल्कुल निडर होकर या फियरलेस होकर वो उन छोटे मोटे गाँव के लैंडलॉर्ड से या ज़मींदार से भिड़ जाया करते या उनके खिलाफ खड़े हो जाया करते जब भी उनके साथ अन्याय या गलत होता। फिर पोएट आगे ये कहते हैं कि उन पुअर विलेजर्स में से ही कुछ विलेजर्स ऐसे भी थे जो कि जॉन मिल्टन की तरह बिल्कुल जीनियस थे, बट अपने गरीबी की वजह से और एजुकेशन ना मिलने की वजह से वो कभी कुछ लिख नहीं पाए। और लास्टली इस 15 स्टांजा के एंड में पोएट ये भी कहते हैं कि उन विलेजर्स में से ही कुछ विलेजर्स ऐसे भी थे जो कि इंग्लिश डिक्टेटर या तानाशाह ऑलिवर क्रोमवेल की तरह भी बन सकते थे, बट वो लोग गरीब थे, पावरलेस थे, इसीलिए उन्हें कभी मौका नहीं मिला ऑलिवर क्रोमवेल की तरह रूथलेसली या बेरहमी से इंग्लैंड के लोगों को मार देने का, वरना उनमें से भी कुछ लोग ऐसे थे जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ थी। और अब फाइनली इसके 16th स्टांजा में पोएट हमसे ये कहते हैं कि उन गरीब किसानों को या उन पुअर विलेजर्स को ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला, या उनकी जो डेस्टिनी थी या जो उनका भाग्य था तो वो इतना अच्छा नहीं था कि वो उन पॉलिटिकल ओरेटर्स की तरह या उन भाषण देने वाले नेताओं की तरह वो पार्लियामेंट के बीच जाकर वो भाषण दे सके, सभी सांसद के लोगों के बीच जाकर वो भाषण देकर उनकी वाहवाही और उनकी तारीफ़ें बटोर सके, उन्हें जमा कर सके। उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो दुश्मन देश के हमलों को कभी बाकियों की तरह रोक सके, किसी हीरो की तरह, किसी मार्टर की तरह वो अपने देश के लिए निडर होकर वो शहीद हो जाएं अपने ड्यूटी को पूरा करते वक्त। उनका पोजीशन या उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो अपने देश के लिए कुछ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कर पाए जिससे कि उनके देश के लोगों में और उनकी ज़मीन में खुशियाँ या हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी भर जाए। उन्हें कभी ऐसा चांस ही नहीं मिला अपने लाइफ में, उन्हें ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला अपने लाइफ में कि वो कुछ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कर पाएँ जिससे कि फिर पूरे देश में उनका नाम फैल जाए, सभी लोग उनसे इंस्पायर हो, उनसे इन्फ्लुएंस हो और उनकी बायोग्राफी या हिस्ट्री पूरे देश में याद किए जाएँ। तो अब गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाकी रिमेनिंग 16 स्टैंजास को हम इसे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।